हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में हम बलबन के बारे में पढ़ रहे थे। उनकी सफलताएं रह गई थी जो अब हम शुरू कर रहे हैं। बलबन ने भी कुतुबुद्दीन ऐबक व इल्तुतमिश के समान देश को संगठित करने तथा पुराने क्षेत्रों पर ही विजय प्राप्त करने की कोशिश की। कौन कौन सी थी उनकी सफलताएं। पहला, मेवातियों का दमन। मेवातियों ने दिल्ली तथा आसपास के क्षेत्रों में भयंकर लूटमार मचा रखी थी। वे दिल्ली की जनता को लगभग प्रतिदिन लूटते थे। बलबन ने अपने प्रधानमंत्री काल में भी मेवातियों का दमन किया था, लेकिन अब उनकी शक्ति दोबारा से बढ़ गई थी। बलबन ने 1267 ईस्वी में विशाल सेना के साथ उन पर आक्रमण कर दिया। बड़ी संख्या में मेवातियों की हत्या कर दी गई, वनों को साफ करवा दिया तथा 4 किलों का निर्माण करवाकर उनमें अफगान सैनिक नियुक्त कर दिए। दूसरा है दोआब में डाकुओं का दमन। मेवातियों की तरह दोआब, बदायूं, पटियाली आदि विद्रोही राजपूतों के गढ़ थे, जहां वे तुर्कों पर अत्याचार करते थे, कृषि को रोकते तथा यात्रियों को लूटते थे। अपने सिंहासन पर बैठने के दूसरे वर्ष यानी कि 267 से 268 ईस्वी में बलबन ने दोआब तथा अवध में सैनिक कार्रवाई की। उसने जंगलों को साफ करवा दिया तथा इन क्षेत्रों में अफगानों की सैनिक चौकियां बनवा दी। तीसरा, कटेहर के विद्रोह का दमन। बर्नी ने लिखा है कि जब बलबन पटियाली, कंपिल, भोजपुर के विद्रोह को कुचलने में व्यस्त था, तब कटेहर के हिंदुओं ने विद्रोह कर दिया। बलबन ने कटेहर की तरफ कूच किया। गांव के गांव जला दिए गए। निर्दोष स्त्रियों, पुरुषों व बच्चों को कत्ल कर दिया गया। बच्चों व स्त्रियों को दास बना लिया गया। लोगों के हृदय में आतंक कायम किया तथा गांव में मनुष्यों की लाशों को सड़ता हुआ छोड़ दिया। बचे हुए लोग डर के कारण पूर्णतः से दब गए। इस प्रकार कटेहर पूरी तरह से सुरक्षित हो गया। अगला है बंगाल में विद्रोह। 1279 ईस्वी में बंगाल के शासक तुर्निल खां ने विद्रोह कर दिया तथा उसने स्वयं सुल्तान की उपाधि धारण कर ली। उसने अपने नाम के सिक्के भी जारी किए। विद्रोह को दबाने के लिए बलबन ने अवध के शासक अमीन खां को भेजा, लेकिन अमीन खां की हार हुई। इस पर बलबन को इतना गुस्सा आया कि उसने अमीन खां को अवध के फाटक पर लटकवा दिया। इसके बाद 2 अन्य सेनाएं भेजी गई, लेकिन दोनों बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अंत में बलबन ने स्वयं अपने पुत्र बुगरा खां के साथ 2 लाख की फौज लेकर लखनौती की तरफ प्रस्थान किया। तुगरिल खां अपनी राजधानी छोड़कर भाग गया, परंतु उसे ढाका से आगे पकड़ लिया गया तथा हाजी नगर में उसका वध कर दिया गया। अगला है बलबन व मंगोल। सल्तनत की उत्तरी पश्चिमी सीमाओं तथा मंगोल के आक्रमणों का हमेशा डर बना रहता था। इसीलिए इन सीमाओं को मजबूत बनाने के लिए कई किलों का निर्माण करवाया गया था। इस क्षेत्र को उसने अपने भाई शेर खां के अधीन कर दिया था, जो एक वीर योद्धा था। 1270 ईस्वी में शेर खां की मृत्यु हो गई। इसीलिए बलबन ने सीमांत प्रदेश को 2 भागों में बांट दिया। सुनाम तथा समाना के प्रांतों को अपने छोटे लड़के बुगरा खां तथा मुल्तान, सिंध एवं लाहौर को बड़े पुत्र मोहम्मद खां को दे दिया। इन दोनों ने मिलकर आक्रमणकारियों को पराजित किया तथा मार भगाया। लेकिन 1286 ईस्वी में मंगोल दोबारा से आ गए और उन्होंने मोहम्मद खां को मार डाला। अपने बड़े पुत्र की मृत्यु से सम्राट को गहरा धक्का लगा, लेकिन फिर भी वह लाहौर तक अपनी सत्ता बनाने में सफल रहा। अपने पुत्र मोहम्मद की मृत्यु से बलबन मानसिक रूप से टूट गया था। इसी वज्राघात के कारण 1286 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। मूल्यांकन। बलबन दिल्ली सल्तनत के महान शासकों में से एक था। रक्त एवं लोह की नीति अपनाकर साम्राज्य में उसने शांति की स्थापना की। चहलगानी के प्रभाव को कम करके दरबार की शान शौकत और तथा ऐश्वर्य प्रदर्शन के द्वारा उसने राजपद की प्रतिष्ठा को स्थापित किया।
तथा सेना को शक्तिशाली बनाकर विद्रोहियों को कठोर दंड देकर कुशल न्याय व्यवस्था का गठन करके मंगोलों के आक्रमण से सल्तनत की रक्षा लौह एवं तलवार की नीति से की। डॉक्टर ईश्वर प्रसाद ने लिखा है कि बलबन, जिसने घोर संकटमय स्थिति में पड़े शैशव अवस्था के मुस्लिम साम्राज्य को सुरक्षित रखा, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हमेशा उच्च स्थान पाता रहेगा। बलबन ने हिंदुओं के प्रति कठोर नीति अपनाकर उन पर अत्याचार किए, जो उनकी शासन नीति का एक दोष था। इन सभी दुर्बलताओं के बाद भी बलबन का मध्यकालीन इतिहास में विशेष महत्व है। उसने दिल्ली सल्तनत को संगठित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो बच्चों, ये था हमारा दूसरा लेसन।